वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं हम जानते हैं कि जो वास्तविक संख्याएं हैं वो परिमेय अपरिमेय संख्याओं के अ, योग से, या यूँ कहें कि एक ऐसा थैला जिसमें परिमेय संख्याएं भी हों और जिसमें अपरिमेय संख्याएं भी हों, तो इस थैले को हम वास्तविक संख्याओं के थैला कहेंगे। तो वास्तविक संख्या वे संख्याएं जो सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याएं मिलकर के बनाती हैं वास्तविक संख्याएं। और बार बार इस वीडियो को हम देखेंगे जब भी हमें यह याद करना है। तो इसके बाद हम ये एल्गोरिथम देखेंगे हम इस पार्ट के अंदर, वास्तविक संख्या पार्ट के अंदर एल्गोरिथम जो दिया गया है। एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। तो एल्गोरिथम जैसे हम समझते हैं कि एक श्रृंखला है चरणों की। अब किसी प्रकार की एक विधि जिसमें कई प्रकार के चरण आते हैं, और यानी स्टेप्स आते हैं, और स्टेप्स के द्वारा हम करते चले जाते हैं, तो उन्हीं सभी चरणों को मिलाकर यानी स्टेप्स को मिलाकर के जो एक बार बार हमने उपयोग में एक जो बात लाई है, कोई विधि अपनाई है बार बार, तो उससे जो ये जो श्रृंखला तैयार हो गई है चरणों की, स्टेप्स की जो एक सीक्वेंस तैयार होता है, उसी को हम एल्गोरिथम कहते हैं। तो जिसका उपयोग हम करते हैं किसी दूसरी चीज़ों को पता करने के लिए, तो ऐसी ही हम यहाँ पर आगे पता करने के लिए एल्गोरिथम का इस्तेमाल करेंगे। और हम ये बात समझेंगे कि एल्गोरिथम शब्द जो है वो एक गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी से लिया गया है। और अल ख्वारिज़म उनका पूरा नाम मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी है, और ये पर्शिया के रहने वाले थे। जिन इनकी सल्तनत थी वहाँ, ख्वारिज़मी सल्तनत। तो इनका जो जन्म स्थल है वो पर्शिया है। इनका जीवन काल जैसा कि यहाँ पर लिखा है 9वीं शताब्दी में है। यहाँ इनकी मूर्ति बनाई गई है पर्शिया में। तो 9वीं शताब्दी आप समझेंगे कि जो क्रिश्चियन एरा सी, मतलब तो क्रिस्ट एरा जिसे कहते हैं, तो 850 जो है यहाँ पर ईयर है। तो इस दौरान इनका जो जीवन काल है वो रहा 750 से 850 ईसा पूर्व। तो ये बात आप समझ रहे हैं यहाँ पर 9वीं शताब्दी। उनके द्वारा लिखी किताब हिसाब अल जब्र व अल मुकाबला। तो जो ये उनके द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसमें हिसाब अल जब्र व अल मुकाबला करके इनका नाम था किताब का। अल जबर से बना है अलजबरा। और जो अलजबरा जो हम गणित में पढ़ते हैं वह अलजबर, जो इस किताब का नाम है हिसाब अलजबर व अल मुकाबला। तो इसी किताब के इस शब्द से हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये अलजबरा जो है अलजबर से बना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर फोकस करेंगे। इससे पहले हमने अभी एल्गोरिथम के बारे में जाना, और उसके बारे में अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड नामक भी गणितज्ञ रहे हैं, और उन्होंने एल्गोरिथम की एल्गोरिथम की उपयोगिता को समझा, और विभाजन के द्वारा जो एल्गोरिथम उन्होंने लिया, या कहें कि उन्होंने विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग किया, तो उसको हम यहाँ पर समझेंगे। इसके अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक ए। तो धनात्मक पूर्णांक कोई ए, यानी कि कोई भी, जैसे कि धनात्मक पूर्णांक हम जानते हैं कि विषम पूर्णांक हम जानते हैं ऋणात्मक भी होते हैं, यानी
माइनस वाले साइन के और धनात्मक यानी प्लस वाले साइन के, तो पॉजिटिव नेगेटिव जो होते हैं। तो एक धनात्मक पूर्णांक जो है वो a कोई भी माना गया, जैसे कि हम धनात्मक +3 +4 +5 +7, तो इस तरह से जो धनात्मक पूर्णांक हैं तो वो कैसे हैं धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक हम जानते हैं जैसे कि +3 +5 +4, तो ये सब क्या है, +6, ये सब क्या है, धनात्मक पूर्णांक हैं। और इन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। धनात्मक पूर्णांक हो गए, तो कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक, उसकी जगह पर हमने यहाँ पर a लिया है। तो एक धनात्मक पूर्णांक को किसी धनात्मक पूर्णांक b से, तो किसी दूसरी एक संख्या को किसी दूसरी संख्या से, तो एक a को एक a संख्या को दूसरे धनात्मक b संख्या से क्या करेंगे हम यहाँ पर इस प्रकार विभाजित करेंगे। तो मतलब विभाजित करना है। अब विभाजित लेकिन हम यहाँ पर दे रखे हैं कि विभाजित कैसे करेंगे, छोटी संख्या से ही बड़ी संख्या को विभाजित किया जाता है, तो ये बात हम जानते हैं। तो दोनों में से कोई भी जो भी बड़ी संख्या होगी तो उसको विभाजित किया जाएगा छोटी की द्वारा, तो तो उसका विभाजन होगा छोटी संख्या के द्वारा। तो इस तरह से हम एक धनात्मक पूर्णांक जो है a को धनात्मक पूर्णांक b से, तो यहाँ पर a को हम मान लेते हैं कि a जो है बड़ा है और b जो है छोटा है। तो इस तरह से a को हम विभाजित करेंगे b से। तो इस प्रकार, तो शेषफल जब इसमें जब विभाजन करेंगे तो ये जरूर शेषफल हो सकता है कि 0 प्राप्त हो या फिर कोई संख्या आए। तो शेषफल r प्राप्त हो सकता है जो b से छोटा कम है। तो मेरी बात पर जरूर ध्यान दे जाएंगे, यहाँ पर जो लिखा हुआ है सिर्फ उस पर ही ध्यान नहीं देंगे, मेरी बात पर भी ध्यान देंगे कि r जो शेषफल जो आएगा, अगर हम कोई भी संख्या है a और उसको b से भाग करेंगे, तो जो भाग करेंगे तो जो शेषफल जो प्राप्त होगा वो 0 हो सकता है या फिर शून्य, मतलब या फिर कोई भी संख्या हो सकती है जो धनात्मक ही होगी, वाजिब सी बात है। जो b से, तो अब जब हम शेषफल हमें r प्राप्त होगा तो या तो 0 या कोई संख्या, ठीक है, जो b से छोटा, यानी b यानी कि जो जिससे हम भाग कर रहे थे, तो उससे तो हमें छोटी संख्या प्राप्त होगी जब हम उसे पूरा भाग कर देंगे पूरा। तो जो शेषफल के बाद में जो शेषफल जो संख्या होती है जो आखिर में बचती है भाग करने के बाद, तो वो छोटी होती है किससे, जो भाजक होता है तो उससे, तो b से छोटा ही होगा। तो यूक्लिड, और यही चीज यहाँ पर लिखी गई है कि जो रिमाइंडर है, r फॉर रिमाइंडर होता है शेषफल, तो जो रिमाइंडर है वो छोटा होगा जो आपका जो आपका क्या है, डिवाइजर है। तो डिवाइजर b है यहाँ पर, अगर अंग्रेजी में कहें तो जिससे हम भाग देंगे। तो जो भाजक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को सभी पूर्णांकों की विभाज्यता गुणों के लिए लिखा जा सकता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को सभी पूर्णांकों की विभाज्यता गुणों के लिए लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जितने भी पूर्णांक होते हैं उनकी, ये सभी पूर्णांकों, तो जितने भी पूर्णांक जो होंगे तो उन सभी की विभाज्यता के लिए, तो जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, जो एक एल्गोरिथम आपने जाना कि चरणों की श्रृंखला है, मतलब बार बार एक ही प्रकार से विभाजन की प्रक्रिया को अपनाया गया, बार बार चरणों में कुछ उपयोग में लाया गया और हमें कुछ उत्तर प्राप्त हुए। तो इस तरह से एल्गोरिथम है, तो यूक्लिड के नाम से है, उन्होंने अपनी किताब रखी है यूक्लिड। तो यूक्लिड ने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमने देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई सभी पूर्णांक, जितने भी कोई पूर्णांक हैं, या तो वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो,
यानी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह के जो पूर्णांक है हमारे पास इंटीजर्स हैं, तो उन सभी की विभाज्यता के गुणों के लिए लिखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ धनात्मक के बारे में बात कर रहे हैं। इस पाठ के अंदर हम धनात्मक पूर्णांकों की विभाज्यता के गुणों के बारे में यहाँ पर एल्गोरिथम से बात करेंगे। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला जिससे हम देख चुके हैं, जिसमें विभाजन सम्मिलित है। यहाँ पर हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से धनात्मक पूर्णांकों के महत्तम समाप्त वर्ग तक पता करेंगे। तो यहाँ पर HCF जिसे हम कहते हैं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो महत्तम समाप्त वर्ग तक जो पता करेंगे, तो वो यहाँ पर हम सिर्फ दो के बीच में पता कर रहे हैं अभी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, और जो कि धनात्मक हैं, धनात्मक पूर्णांक है, वो ऐसे दो धनात्मक पूर्णांक के बीच में महत्तम समाप्त वर्ग तक पता करेंगे। अब अगला है हमारे पास अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो अंग्रेजी में इसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहते हैं हम। और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, यहाँ पर अंकगणित के आधारभूत प्रमेय लिखा गया है। तो प्रमेय हम समझते हैं कि थ्योरम होती है एक जो यहाँ पर जिसे हम जानते हैं कि जिसमें साबित किया गया होता है कि जो हमारे तथ्य हैं उनको प्रमाणित किया गया होता है, तो वो प्रमेय होती है। और यहाँ पर अंकगणित की आधारभूत, तो जिस पर आधार है अंकगणित, उस वह प्रमेय जो है वो ये है, इसमें धनात्मक पूर्णांकों के गुणन है। तो इसमें हम जानते हैं कि जो धनात्मक पूर्णांक है +3 +2 +5, तो प्लस वाली जो इंटीजर्स हैं यानी धनात्मक पूर्णांक, तो उनके गुणन है यहाँ पर। और प्रत्येक भाज्य संख्याओं को एक अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को, अब जो संख्याएं हैं यहाँ पर, वैसे भी हम धनात्मक पूर्णांक संख्याओं की बात कर रहे हैं। अब प्रत्येक भाज्य संख्या, तो हम जानते ही हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या जो है प्रत्येक भाज्य संख्या को अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, तो जिसके कम से कम दो तो होते ही हैं, दो से ज्यादा ही होते हैं जिसके गुणनखंड, तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर्स हैं। तो एक अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो हम जानते हैं कि अगर हम 4 की बात करें समझने के तौर पर, तो उसे हम कैसे हम उसे कैसे लिख सकते हैं, तो अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याएं तो हम जानते हैं, तो जिनके गुणनफल जो है गुणनखंड जो है सिर्फ और सिर्फ दो ही होते हैं, और भाज्य जिसके दो से अधिक होते हैं। तो अब दो ही जिसके वो खुद हो और वन हो, तो ऐसे अभाज्य संख्याएं हैं, यानी जो हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। तो उनके द्वारा गुणन में हम लिख सकते हैं, जैसे कि अगर हमें 4 का लिखना है, 4 अभाज्य संख्या है, तो 4 के लिए अगर हम लिखेंगे तो 1 गुणा 2 गुणा 2 लिखेंगे, तो हम ये बात अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो उसे हम इस तरह से कर सकते हैं हम। जैसे कि हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4, 4 को हम कैसे लिखेंगे, 4 को हम लिख सकते हैं 1 गुणा 2 गुणा 2। तो यहाँ पर एक तो हम जानते ही हैं कि एक जो है उसको हम नज़रअंदाज करते हैं हम ज़्यादातर, लेकिन हम इस तरह से 4 को हम लिख सकते हैं। तो हमें लेकिन कहा गया है यहाँ पर कि अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, तो 2 क्या है, जो है वो अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो उनके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसा कि यहाँ पर परिभाषित है कि अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, तो हम प्रत्येक भाज्य संख्या को उनके गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो जो अभाज्य संख्या है हमारी, तो के गुणनफल के रूप में,
तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो